कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रही हूँ बहुत ही शानदार और जबरदस्त होंगे। मेरा नाम है शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है आपके इस फेवरेट चैनल में जिसका नाम है संकल्प भारत फाउंडेशन। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय के बारे में बताने वाली हूँ। वो क्या है वो आपको आगे चल के पता चलेगा। आपको पता है कि लाइफ में सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो समस्या है जब हम किसी भी चीज के हाफ वे होते हैं। अब मैम ये क्या बोल रही हो, आज हमें कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। जब भी हम आधे में आ जाते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि हम पीछे जाएं या आगे जाएं। ऐसा ही कुछ इस समय आपके साथ हो रहा होगा, क्योंकि अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि हमारा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आ गया है और अब हम उसमें कैसे अच्छे नंबर स्कोर करें। हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की होगी और बहुत अच्छी तैयारी भी कर ली होगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी 50-50% प्रिपरेशन होगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक किताब भी नहीं खोली होगी। आज हम इन तीनों कैटेगरी के बच्चों के बारे में जानेंगे कि वो कैसे एक्सेल कर सकते हैं। अभी तक हो सकता है कि आपने बिल्कुल भी अपने सिलेबस को गो थ्रू ना किया हो। आज के इस वीडियो को आखिरी तक आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ कि कुछ ही दिनों में आप कैसे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा कर सकते हैं या पूरे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सो टिप नंबर 1 क्या है? सबसे पहले आपको अपना सिलेबस देखना है कि आपके सिलेबस में आ क्या क्या रहा है। उसके बाद आपको एक प्लानर बनाना है। फिर से सुनिए क्या बोल रही हूँ मैं। सबसे पहले आपको अपने सिलेबस का गो थ्रू करना है कि आपके सिलेबस में आ क्या रहा है। उसके बाद आपको एक छोटा सा प्लानर बनाना है। प्लानर आपका रियलिस्टिक होना चाहिए बच्चों। ऐसा ना हो कि आपका एग्जामिनेशन हाफ ईयरली 1-1.5 महीने बाद है और आपने पूरा प्लानर आज ही रेडी कर लिया है। प्लानर का मतलब ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते का प्लानर बनाना है। 1 हफ्ते के प्लानर बनाने से आपको ये होगा कि आपको ये समझ में आएगा कि आपको पढ़ना क्या क्या है। जब आप अपना सिलेबस गो थ्रू करके एक प्लानर बना लेंगे तो आपको एक दिशा मिल जाएगी कि हमें किस दिशा में चलना है। अब प्लानर बनाने के कुछ तरीके आपको मैं बताती हूँ। आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल साइंस, इंग्लिश और मैथ्स और हिंदी सब्जेक्ट्स हैं। अब इनके प्लानर में आपको मिक्स करना है कुछ हार्ड सब्जेक्ट और कुछ इजी सब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको बायोलॉजी आसान लगता है और मैथ्स बहुत टफ लगता है, फिजिक्स आपको आसान लगती है और मान लीजिए आपको सोशल बहुत टफ लगता है, तो मिक्सचर कुछ ऐसा होना चाहिए कि एक टफ सब्जेक्ट होना चाहिए और एक इजी सब्जेक्ट होना चाहिए। कोशिश करिए कि हर दिन आप हर सब्जेक्ट को टाइम दें। अब मैम इतने सारे सब्जेक्ट को हम हर दिन कैसे टाइम दे सकते हैं? इसके लिए आपको आपके प्लानर में आवर्स थोड़े से कैलकुलेट करके रखने होंगे कि हम इतने समय तक इतने सब्जेक्ट को या इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। अब जब भी आप सब्जेक्ट पढ़ने जाते हैं तो आपको मैथ्स में बहुत टाइम लग जा रहा होगा, या बायोलॉजी में कम टाइम लग रहा होगा, या सोशल में बहुत समय लग जा रहा होगा, या फिजिक्स में कम समय लग रहा होगा। अब इसको कैसे मैनेज करें? बेटा ये खुद से समझने वाली बात है। जब भी हम प्लानर को डिजाइन करते हैं तो हमेशा जो सब्जेक्ट हमें टफ लगता है उसे सबसे पहले रखा जाता है। याद रखना, जो सब्जेक्ट हमें सबसे ज्यादा टफ लगता है उसे हम सबसे पहले रखते हैं। जैसे अगर मैं अपना हाफ ईयरली प्लानर बनाती तो मैं मैथ्स को सबसे पहले रखती और कम से कम 4 घंटे उसे देती। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर हमें टाइम के प्रति कंस्ट्रेंट नहीं होना है कि हमने अपने प्लानर में लिखा था कि हमें 4 घंटे पढ़ना है तो हम सिर्फ 4 ही घंटे पढ़ेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। आपको एक टारगेट सेट करना है कि आज मुझे, ध्यान से सुनिए, ये टिप नंबर 3 है आपकी। पहले आपको सिलेबस गो थ्रू करना है, फिर आपको एक प्लानर डिजाइन करना है, फिर आपको अपना टारगेट सेट करना है। टारगेट में आपको सेट करना है कि आज आप क्या पढ़ने वाले हैं या क्या कंप्लीट करने वाले हैं। टारगेट सेट करने के लिए मैं आज आपको 1:1 या 2:1:2 का रेशियो का एक सिस्टम समझाती हूँ। ध्यान से सुनना मेरी बात को। टारगेट सेट करने में 1:1 क्या होता है? हमेशा हम 2 सब्जेक्ट्स को चुन रहे हैं या हम 4 सब्जेक्ट्स को चुन रहे हैं जिसमें 2 इजी होंगे और 2 टफ होंगे, या हम 3 सब्जेक्ट्स को चुन रहे हैं जिसमें एक बहुत टफ लगता होगा और 2 हमें इजी लगते होंगे। ये आप पर चॉइस है कि आप एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। मेरे हिसाब से अगर किसी की तैयारी अच्छी चल रही है तो उसे हर सब्जेक्ट को हर दिन पढ़ना चाहिए। चलिए अब मैं आपको समझा रही हूँ ये 1:1 क्या होता है। जैसे मान लीजिए आज मैंने ट्रिग्नोमेट्री उठाई। सपोज दैट कि अगर मैंने मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री उठाई, अब ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत ज्यादा टफ लगता है, मुझे वो चैप्टर समझ में नहीं आता, तो उसके साथ आपको कोई एक इजी टॉपिक या इजी चैप्टर उठाना है। ये होता है 1:1 का। अब मान लीजिए कि आप बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक हैं या आपके पास समय बहुत कम है, मान लीजिए सिर्फ आपके पास 15 दिन है, तो आपको फॉलो करना पड़ेगा 2:1:2 का रेशियो, जिसमें आप 2 कोई इजी टॉपिक उठाएंगे चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो,
एक आप कोई बहुत टफ उठाएंगे और 2 कोई आप मॉडरेट उठाएंगे, जिससे आपके 5 चैप्टर एक दिन में होंगे। तो ये अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल होगा कि ये 5 चैप्टर एक दिन में होंगे कैसे? क्यों नहीं हो सकते बच्चों? होने के लिए कुछ भी हो सकता है। हम पत्थर तोड़कर पानी निकाल सकते हैं बच्चों, तो एक दिन में 5 चैप्टर नहीं हो सकते। और मैं आपको बता रही हूँ, इट टोटली डिपेंड्स कि आपके पास समय कितना है। कुछ बच्चों के 1 महीने में है तो उन्हें एक दिन में 3 चैप्टर भी या 2 चैप्टर भी कर लेंगे तो चल जाएगा, पर जिनके अगले हफ्ते हैं उन्हें तो करना ही पड़ेगा बच्चों, उन्हें दिन रात तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। भाई कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तबीयत से उछालिए तो जरा। जब आप अपनी मेहनत में लग जाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है बच्चों, इस बात को आप याद रखिए। तो ये हो गया कि हम किस तरीके से प्लानर बनाएंगे, किस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे। जिन बच्चों की अच्छी तैयारी चल रही है, मैं उन्हें हमेशा सजेस्ट करूंगी कि आप हर दिन हर सब्जेक्ट को पढ़िए जब तक आपके हाफ ईयरली नहीं आ गए। अब नेक्स्ट जो है कि हम कहाँ से पढ़े, क्योंकि जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, स्ट्रेस नहीं लेना है, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है वो कैसे तैयारी करेंगे। सबसे पहले जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ नहीं आता, अभी हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, वो पढ़ेंगे 1 शॉट वीडियो से। 1 शॉट वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। उन 1 शॉट वीडियोस से आपको सिर्फ प्रिसाइज ज्ञान मिलेगा जितना आपके एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाने के लिए है। तो आप 1 शॉट वीडियोस को देखिए। अब मैं आ रही हूँ कि भाई आपको कौन सी बुक्स फॉलो करनी है। उससे पहले कुछ चीजें बता दूं। बहुत डिटेल्ड वीडियो में अगर आप जा रहे हैं तो ध्यान से थोड़ा सा रुकिए और समझिए। अगर आपके पास बहुत दिन है तो आप डिटेल वीडियोस देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं, उसमें बहुत अच्छी बात है, ज्ञान भी बढ़ेगा। पर अगर मान लीजिए अगले हफ्ते ही है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, तो प्लीज प्यारे बच्चों ये रिस्क नहीं लेना है। आपको जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं उनके 1 शॉट वीडियो आपको लगाने हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट सवाल। तो आपको मैंने बता दिया कि आपको 1 शॉट वीडियो से पढ़ना है। नेक्स्ट सवाल है, या नेक्स्ट हमारे मन में क्वेश्चन आता है, कौन सी बुक्स को फॉलो करें, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक चीज है। कौन सी बुक्स को फॉलो करना है, चलिए शुरू करती हूँ। देखो भाई, साइंस में अगर आप बात करोगे तो आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है। एनसीईआरटी साइंस के लिए आपको फॉलो करनी है। आज आपको मैं बताती हूँ कि बायोलॉजी में कैसे अच्छे नंबर लाते हैं, ठीक है। इस छोटे से वीडियो से आपको ये भी ट्रिक समझ में आ जाएगी। पता है तुम्हें, सबसे पहले आपको अंडरलाइन करना। फटाफट से पहली बार जब चैप्टर को पढ़ते हो ना तो बहुत ज्यादा उसको समझने की कोशिश मत किया करो, बस पढ़ा करो। जो भारी भरकम वर्ड्स लगते हैं ना बच्चों, उनको अंडरलाइन कर लो, क्योंकि जब भी हम कोई आंसर लिखते हैं और कोई भारी भरकम या इंपॉर्टेंट वर्ड जो है उसमें डालते हैं तो उससे उस आंसर का वेटेज बढ़ जाता है। आप ऐसा मत करके आना कि लाइफ प्रोसेस लिख रहे हैं और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का कोई भारी भरकम वर्ड डाल दिए तो काट के अंडा बटे सन्नाटा हो जाएगा। तो जो भी भारी भरकम वर्ड आपको दिखते हैं एनसीईआरटी में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, मेनली केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, उनको आप अंडरलाइन कर लीजिए। साइंस में आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है, ठीक है। साइंस में आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है। मैथ्स में भी आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है। अब आती है सोशल साइंस की बारी कि हम सोशल साइंस में क्या करें। तो मैम सोशल साइंस में तो बहुत सारा है एनसीईआरटी में, तो मैं तुम्हें बताती हूँ। बाजार में हमारे पास, वैसे तो आपको सबकी एनसीईआरटी ही पढ़नी है, बाजार में हमारे पास बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिनमें छोटे छोटे जो है शब्दों में या छोटे छोटे फॉर्मेट में कंटेंट दिया होता है, ठीक है। उन कंटेंट को आपको पढ़ सकते हैं। 1 शॉट वीडियो से वैसे तो आपको कंटेंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, पर अगर आपको किसी बुक से पढ़ने की बड़ी ही जो है लालच, इच्छा जाग रही है, तो भाई आप बाजार से कोई भी ऐसी 1 शॉट की किताब खरीद लाइए। उसमें 1 शॉट दिया रहता है, एक दिन में आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि नेक्स्ट वीक मेरा हाफ ईयरली है और मैं एनसीईआरटी सोशल साइंस की पढ़ने के बैठूंगा ना, तो आप माथा पीटते रह जाएंगे, आपको याद नहीं होगा बेटा। तो ये मैंने बताया कि आप बाजार से कोई भी 100 रुपए की किताब आ जाएगी, 120 रुपए की, आप उसको खरीद के लाइए और बढ़िया से पढ़िए। अब नेक्स्ट जो सवाल आता है, तो मैंने बता दिया 1 शॉट वीडियो देखिए। अगर आप वीडियो देखने के बाद आप अपने नोट्स बना लीजिए। नोट्स नहीं बनाना चाहते, 1 शॉट वीडियो को 1.5x में देखिए, जल्दी जल्दी देखिए, क्योंकि समय नहीं है आपके पास ज्यादा। बाजार से कोई भी किताब ला लीजिए, उसको गो थ्रू कर लीजिए। ये 2 आपके पास ऑप्शन हो गए। अब मैं आपको बताती हूँ कि अब आप सवाल कहाँ से सॉल्व करेंगे, क्योंकि थ्योरी से तो काम चलने नहीं वाला है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं कि हम सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। सवालों को सॉल्व करने के लिए आपके पास आप जो है एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर बुक को ले आइए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक में आपके पास जो सवाल हैं बच्चों, उन सब को, चाहे वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे क्वेश्चन आंसर्स हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, क्योंकि जो हाफ ईयरली फॉर्मेट है वो बिल्कुल ईयरली एग्जामिनेशन, जो मेन एग्जामिनेशन होता है ना, वैसे ही बनाया जाता है। इस बात को आपको अपने दिमाग में रखना है। समझ में आ गई बात? तो आप लेकर आइए बाजार से कोई भी किताब, और ऐसी किताब लेके आना मेरे प्यारे लालो जिसमें PYQ भी हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी हो। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो, क्योंकि इस समय जो है लोग अपने बाल नोच रहे हैं इन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए कि ये क्या हो रहा है भाई।
तो ऐसी किताब लाइए जिसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी हों, साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर्स भी हों और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हों, क्योंकि वो भी एग्जामिनेशन में आते हैं। और जो भी चैप्टर आपको आ रहे हैं, धड़ धड़ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिए, क्वेश्चन आंसर्स को पढ़िए। अब पहली बार में आपको वो याद नहीं होंगे तो रट्टाफिकेशन छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आपके पास रट्टाफिकेशन का समय नहीं है। कोशिश करिए कि जितने भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग हो। आप लैंग्वेज अपनी बना सकते हैं बच्चों, पर कंसेप्ट आपसे नहीं बनेंगे, तो कंसेप्ट समझिए। लैंग्वेज तो आप अपनी खुद से भी लिख सकते हैं। अब प्लीज मुझे ये मत कहना कि हमारी इंग्लिश ही इतनी खराब है कि हम लिख भी नहीं पाते, तो फिर आपके पास रट्टाफिकेशन के अलावा कुछ बचा नहीं। तो भाई आपको समझना है कंसेप्ट और फिर जाकर वहां पर आराम से लिख देना है। समझ में आ गई बात? और अब आपको मैं सिखाने वाली हूं जो कि मेरी आखिरी टिप होगी आज के इस छोटे से वीडियो की। ध्यान से सुनना, राइटिंग प्रैक्टिस। भले ही आपका एग्जामिनेशन अगले हफ्ते है बच्चों, ध्यान से सुनना, भले ही आपका एग्जामिनेशन अगले हफ्ते है, पर आपको याद रखना है कि आपकी राइटिंग एबिलिटी जो होनी चाहिए वो एकदम सटासट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लिखेंगे अच्छे से नहीं ना तो नंबर बिल्कुल भी आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। अब लिखने के लिए मैं 2 ट्रिक्स आपको बताती हूँ। अगर आपको कोई भी आंसर बहुत अच्छे से आता है तो कभी भी उनको पैराग्राफ में आप नहीं लिखेंगे, हमेशा उनको पॉइंट्स में बनाकर लिखिए। नंबर 1 चीज, अगर मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता है, वो बन ही नहीं रहा है, तो आप कैसे लिखोगे? बेटा उसको पैराग्राफ में लिखो। अब तुम्हें एक बहुत ही मैं निंजा टेक्निक बताती हूँ, नंबर अच्छे कैसे लाए जाते हैं। जो आंसर हमें सबसे अच्छा आता है बच्चों, उसे हम सबसे पहले लिखेंगे। जो आंसर हमें मॉडरेट आता है उसे हम उसके बाद लिखेंगे, और जो आंसर हमें बिल्कुल नहीं आता है उसे भी हम बीच में लिखेंगे, और लास्ट में एक ऐसा आंसर लिख देंगे जो हमें ठीक ठाक आता है। तो बीच में आपको एक ऐसे आंसर को डालना है जो आपसे बिल्कुल नहीं आता है। इससे क्या होता है, थोड़ा सा एग्जामिनर को कंफ्यूजन हो जाता है, पर मैं आपको ऐसी प्रैक्टिस नहीं बता रही हूँ। आप ऐसी कोई एक टेक्निक अपना सकते हैं जिससे आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। कोशिश ये करिए कि सारे आंसर्स अच्छे लिखिए। जब भी आप कोई भारी भरकम वर्ड लिखते हैं बच्चों, उसके नीचे अंडरलाइन जरूर करिए। कोई भी डायग्राम आप पेन से मत बनाइए, पेंसिल से बनाइए। हमेशा लेबलिंग 1 साइडेड होनी चाहिए अगर जगह है तो, और नहीं है तो आप डबल साइडेड लेबलिंग कर सकते हैं, पर अंडरलाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जहां जहां पर नेसेसरी है वहां वहां पर डायग्राम जरूर बना के आइए, क्योंकि अगर 5 नंबर का सवाल है, डायग्राम नहीं भी पूछा है और आपने डायग्राम बना दिया है तो आपको 5 में 5 पूरे मिलेंगे। पर अगर नहीं पूछा और आपने नहीं बनाया तो आपको 4 ही नंबर मिलेंगे। तो आपको डायग्राम जरूर बना के आना है बच्चों। तो ये कुछ है आपकी टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप हाफ ईयरली में बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। ये सेम टिप्स जो है ये क्लास 9th के लिए भी एप्लीकेबल है बच्चों। 1 शॉट्स देखिए, अपना प्लानर बनाइए, और उसके बाद लिखने की भी जो ट्रिक्स मैंने क्लास 10th को बताई वही 9th क्लास वालों के लिए एप्लीकेबल है। जो मैंने समझाया आई होप आप सभी को समझ में आई बात। हार वही व्यक्ति जाता है, ध्यान से सुनो, हार वही व्यक्ति जाता है जो हार मान लेता है, जीतता वही है जो ठान लेता है। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।